जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के लिए $482 मिलियन मतलब 4,000 करोड़ रुपए का बड़ा पैकेज मंजूर कर दिया है। और ये कोई नया हथियार सौदा मत समझिए दोस्तों, बल्कि ये पैकेज भारतीय वायुसेना के AS-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और इंडियन आर्मी की M777 अल्ट्रा लाइट हॉविजर तोपों को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए। दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए करीबन $198 मिलियन का इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और तकनीकी सहायता पैकेज दिया गया है। तो वहीं $230 मिलियन M777 तोप के स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और फील्ड सपोर्ट पर खर्च किए जाएंगे। M777 तोपों को दोस्तों स्पेशली लद्दाख और अरुणाचल जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल जरूर उठता है, क्या भारत को अभी भी हर बार स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए अमेरिकी मतलब विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना होगा, या फिर वक्त आ गया है कि जैसे हमने रशिया के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स को खुद बनाया है, जिससे कि उनकी मेंटेनेंस आसान हुई है। इससे भारत की सप्लाई चेन भी मजबूत हुई है। लेकिन अमेरिका पर फिर से स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस के लिए निर्भर रहने का मतलब आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि हथियार खरीदना दोस्तों इजी काम है, लेकिन उन्हें हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रखना असली ताकत होती है। दोस्तों, रशिया ने भारत को अपना सबसे एडवांस अवाक्स एयरक्राफ्ट A100 प्रीमियर ऑफर किया है। अब ऐसे में दोस्तों सवाल ये आ रहा है कि क्या भारत को इस एडवांस अवाक्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 3 फाल्कन अवाक्स हैं, जबकि चाइना के पास 30 से ज़्यादा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स हैं। ऐसे में रशिया दावा कर रहा है कि उनका जो A100 का रडार है वो एक साथ 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और ये 550 किलोमीटर दूरी तक फाइटर जेट्स और करीबन 450 किलोमीटर दूर तक बड़े युद्धपोतों को देख सकता है। 10 घंटे से ज़्यादा ये हवा में रह सकता है, और साथ ही ये जो अवाक्स एयरक्राफ्ट है वो फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और कमांड सेंटर्स को रियल टाइम की जानकारी भेज सकता है। यहाँ पर रशिया का ऑफर ज़बरदस्त है, इसमें कोई सवाल नहीं उठता। बट यूक्रेन युद्ध को अगर आप देखें तो रशिया के कई A50 अवाक्स जो थे ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में नष्ट हुए थे, और साथ ही ये जो A100 प्रोग्राम है इसे भी अभी काफ़ी वक्त लग रहा है। ये प्रोग्राम काफ़ी लेट चल रहा है, इसीलिए इसकी संख्या भी काफ़ी सीमित है। और मैं आपको बता दूं कि भारत ऑलरेडी नेत्रा मार्क 2 पर फोकस कर रहा है। साथ ही खबर तो ये भी आई थी कि C295 को भी अवाक्स प्लेटफॉर्म पर बदला जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अवाक्स सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि पूरे हवाई युद्ध का उड़ता हुआ कमांड सेंटर होता है। वहीं दोस्तों रॉयटर्स में एक बड़ी न्यूज़ आई है जो बताती है कि भारत और यूएई के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि ये बातचीत अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन इसका जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। ब्रह्मोस जो कि दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है, जबकि आकाश तीर भारतीय सेना का मॉडर्न नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम है। माना जा रहा है कि हाल ही के मिडिल ईस्ट संघर्षों और ईरान के हमलों के बाद यूएई अपनी डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यूएई के पास तो पहले से ही अमेरिका का थाड, पैट्रियट और ATACMs जैसे मॉडर्न सिस्टम्स मौजूद है, लेकिन वो भारत के हथियारों पर क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी को इन्हांस कर रहा है, और ये दोनों ही हथियार चाहे आकाश तीर हो चाहे ब्रह्मोस, ये कॉम्बैट प्रूवन हो चुके हैं। तो यही वजह है कि यूएई का इंटरेस्ट इसमें दिखाना लाजमी है। और अगर ये सौदा होता है तो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया के बाद यूएई भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस ग्राहकों में शामिल हो सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या यूएई को वाकई में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर लेना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पूरी मोर्चे पर भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है बड़ी मजबूती। रिपोर्ट्स बताती है कि हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन के विस्तार के लिए 25 एकड़ और कलाईकुंडी एयरफोर्स स्टेशन के लिए 37 एकड़ अतिरिक्त जमीन आवंटित की गई है। ये दोनों ही एयरबेस दोस्तों भारत की सुरक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हासीमारा में भारत के रफाल फाइटर जेट्स मौजूद हैं, जबकि दोनों ठिकानों से पूर्वी क्षेत्र की हवाई सुरक्षा और ऑपरेशनल गतिविधियों को मजबूती मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसी क्षेत्र में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी डिप्लॉय किया गया, जो कि भारत की हवाई सुरक्षा को नई ताकत देता है। नई जमीन मिलने से रनवे, हैंगर, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार का रास्ता खुल सकता है। और आप समझ सकते हैं कि भारत ईस्टर्न सेक्टर में अपनी हवाई ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। दोस्तों रशिया ने भारत को जिस मिसाइल की तकनीक दी थी, अब रशिया खुद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को चाहता है। एक और नई रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि रशियन नेवी अपने फ्रंटलाइन युद्धपोतों पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात करने पर इंटरेस्ट दिखा रही है। और इंटरेस्टिंग बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि भारत ने रशिया को सिर्फ मिसाइल बेचने का नहीं, बल्कि रशिया में ही ब्रह्मोस प्रोडक्शन लाइन लगाने का ऑफर दिया है।
मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर कि ब्रह्मोस की शुरुआत रशिया की P-100 ओनिक्स मिसाइल पर आधारित एक जॉइंट प्रोग्राम के रूप में हुई थी, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत ने इसमें नई टेक्नोलॉजी, बेहतर गाइडेंस, लंबी रेंज और मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता जोड़कर इसे पूरी तरह नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। आज ब्रह्मोस दुनिया की सबसे सफल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि भाई रशिया के पास ऑलरेडी ओनिक्स और तिसिरकोन जैसी मिसाइलें हैं, तो उसे ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ रही है। और यहाँ पर दोस्तों ये बात भी लगती है कि कहीं रशिया को भी ये लगता है कि भारतीय इंजीनियरिंग और अपग्रेड एक नए लेवल पर पहुंच रहे हैं, तो इसके पीछे भी ये कारण बन सकता है। तो बात साफ हो जाती है, जिस टेक्नोलॉजी को कभी भारत ने रशिया से सीखा था और उसी वेरिएंट के डेवलप्ड वेरिएंट को रशिया अपनाने पर विचार कर रहा है, और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वहीं दोस्तों चाइना की सरकारी मीडिया से एक ऐसी गलती हो गई है जिससे सोशल मीडिया पर उसकी किरकिरी हो गई है। हाल ही में चाइना की एक ब्रॉडकास्ट कंपनी है CGTN, उन्होंने J-10 फाइटर जेट का प्रचार किया, लेकिन इस वीडियो में उन्होंने भारत के तेजस फाइटर जेट का फुटेज इस्तेमाल कर लिया। वीडियो में बम गिराने, लो लेवल फ्लाइट और कॉकपिट जैसे जो दृश्य दिखाए गए थे वो सब तेजस फाइटर जेट से चुराए गए थे। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया के यूजर्स ने इसे जल्दी पहचान लिया कि ये फुटेज तो भैया तेजस फाइटर जेट का पुराना फुटेज है, जहां पर हथियार परीक्षण किया जा रहा है, और काफ़ी मिलता जुलता नहीं, उन्होंने सिर्फ कलर करेक्शन चेंज कर दिया। इवन वीडियो में दिखाई देने वाला इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड वो भी दिख रहा है, जो कि J-10 पर इस्तेमाल होता ही नहीं है। इसी वजह से चाइना की किरकिरी शुरू हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या चाइना की एडिटिंग टीम ने ये गलती की थी, या फिर उसे एक बेहतर विजुअल चाहिए था अपने फाइटर जेट के प्रचार के लिए, तब उसने तेजस का फुटेज इस्तेमाल कर लिया। सच्चाई जो भी हो, लेकिन ये बात ज़रूरी हो जाती है कि जिस प्रोग्राम का मजाक उड़ाया जाता था हमारे तेजस फाइटर जेट का, आज उसका फुटेज इतना प्रोफेशनल और इफेक्टिव माना जा रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के मीडिया में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि CGTN ने इस पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं दिया है। अब ये गलती जानबूझकर की है या फिर उन्होंने गलती ही की है, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों मुंबई की कंपनी चिप UAV सिस्टम्स ने स्वदेशी व्योमचक्र फ्लाइट कंट्रोल डेवलप कर लिया। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह फ्लाइट कंट्रोलर IIT मद्रास के शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है, जो कि भारत का स्वदेशी RISC-V माइक्रो प्रोसेसर प्लेटफॉर्म है। मैं आपको यहाँ पर यह बात बता दूं कि ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर उसका दिमाग होता है। यही सिस्टम फ्लाइट, नेविगेशन, सेंसर डेटा और मिशन कंट्रोल को संभालता है। और अब तक हम विदेशी चिप्स और कंट्रोलर्स का इस्तेमाल कर रहे थे और हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी बड़ी हुई थी, लेकिन दोस्तों व्योमचक्र के आने से भारत को एक स्वदेशी ऑप्शन यहाँ पर मिल गया है। शक्ति प्रोसेसर को IIT मद्रास ने डेवलप किया है, और इसी तकनीक के आधार पर इसरो के लिए भी स्वदेशी चिप्स डेवलप किए गए हैं। मतलब साफ हो जाता है, ड्रोन का भविष्य सिर्फ उसका एयरफ्रेम बनाने में नहीं है, बल्कि उसके डिजिटल ब्रेन में छिपा हुआ होता है। ऐसे में अगर व्योमचक्र सफल होता है तो आने वाले वक्त में भारतीय डिफेंस और जो हमारे सिविलियन ड्रोन्स हैं वो पूरी तरह भारतीय प्रोसेसर्स और कंट्रोल सिस्टम पर उड़ते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों भारत के भविष्य में जो रफाल फाइटर जेट्स आएंगे वो काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। रीज़न साफ है कि 114 नए रफाल फाइटर जेट्स के लिए चल रही MRFA डील में मिट्योर मिसाइल का सबसे एडवांस वेरिएंट भारत को मिलने वाला है। और मिट्योर कोई साधारण एयर टू एयर मिसाइल नहीं है, इसका रैमजेट इंजन इसे मैक 4 से ज़्यादा की रफ्तार देता है और आखिरी पल तक अपनी ऊर्जा को यह बनाए रखता है। यही वजह है कि इसे दुनिया की सबसे घातक BVR मिसाइल कहा जाता है। लेकिन अब आने वाला अपडेट इसे और घातक बना देगा। नए 2-way डेटा लिंक सिस्टम की मदद से राफेल फाइटर जेट उड़ान के दौरान भी मिसाइल को लगातार नई जानकारी भेज सकता है। जरूरत पड़ने पर पायलट हवा में ही मिसाइल का टारगेट बदल सकता है। साथ ही नया सिस्टम दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को भी बेहतर तरीके से मात दे सकता है। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मिट्योर मिसाइल के अपग्रेडेड वेरिएंट मिलने से भारत की हवाई ताकत बढ़ जाएगी। इवन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो दुश्मन जिनके पास ऑलरेडी PL-15 और PL-21 जो कि आने वाली है चाइना की, इन मिसाइलों को अगर हमें मुकाबला करना है तो हमारे पास वेस्टर्न मिसाइलों के साथ साथ अपनी खुद की जो अस्त्रा सीरीज़ की मिसाइलें हैं उनका भी होना ज़रूरी है। इसीलिए भारत को सीमित संख्या में इन अपग्रेडेड मिट्योर मिसाइलों को लेना चाहिए, जो कि समय की डिमांड है, लेकिन भविष्य जो रहेगा वो हमारी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 और आगे के प्रोग्राम्स पर ही रहेगा। रीज़न साफ है कि जंग के वक्त चाहे आपका कोई कितना भी अच्छा दोस्त है वो आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा, लेकिन आपका खुद का अगर मिसाइल आर्सेनल है, नो डाउट आप सामने वाले को मात दे सकते हैं। तो आने वाले दशक में इंडियन एयरफोर्स की BVR क्षमता नए लेवल पर पहुंचने वाली है। वहीं दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत के 7 राज्यों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम शामिल हो सकते हैं। इन क्लस्टर्स को आईआईटीज और जो हमारे मेन रिसर्च सेंटर्स हैं उनका सहयोग मिलेगा और फोकस रहेगा स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर, एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटीज़ पर, स्किल डेवलपमेंट पर और डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने पर। और दोस्तों इस तरीके के क्लस्टर से हमारे HAL, BEL, BDL, सोलर इंडस्ट्रीज, डेटा पैटर्न्स और जेन टेक्नोलॉजीज जैसी भारतीय कंपनियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। और भारत को ये बात पता चल चुकी है कि भाई केवल हमको हथियार ही नहीं बनाने बल्कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल भी रखना है। इसीलिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक 3 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया जाए और 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स। तो फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।